भारत की आज़ादी की कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन इसमें कई ऐसे पन्ने हैं जो अक्सर अनसुने रह जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक अध्याय को करीब से देखेंगे। ये कहानी है राजस्थान की रियासतों के अंदर लोकतंत्र के लिए लड़ी गई एक जबरदस्त लड़ाई की। ये प्रजामंडल आंदोलन की दास्तां है। जुनून, बलिदान और आखिरकार जीत की कहानी। इस कहानी की शुरुआत करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट के इन शब्दों से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस त्याग की भावना का निचोड़ है जिसने इस पूरे आंदोलन को अपनी पहचान दी। एक ऐसी लड़ाई जहां अपना दुख देश के सम्मान के आगे बहुत छोटा था। तो आखिर इस पूरी लड़ाई के पीछे का सपना क्या था? वो कौन सी एक जिद थी जिसने पूरे राजस्थान में क्रांति की आग जला दी? ये सपना था स्वशासन का, मतलब अपनी सरकार का सपना। इस पूरे आंदोलन का बस एक ही मकसद था, उत्तरदायी शासन की स्थापना। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जवाबदेही। एक ऐसा राज जिसमें राजा अपनी मनमर्जी का मालिक न हो, बल्कि उसे अपनी ही प्रजा के हर सवाल का जवाब देना पड़े। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें साफ दिखती हैं। एक तरफ था विरासत में मिला राज, जहाँ राजा का कहा हर शब्द ही कानून था, और दूसरी तरफ था लोकतंत्र का वो सपना जहाँ ताकत जनता से मिलती है और सरकार को अपने ही नागरिकों को जवाब देना पड़ता है। बस इसी बुनियादी बदलाव के लिए ये पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी। देखिए, अपनी सरकार की इच्छा तो लंबे समय से लोगों के दिलों में सुलग रही थी, लेकिन एक घटना ने इस चिंगारी को आग में बदल दिया। एक ऐसा पल आया जिसने मानो पूरे राजस्थान में एक साथ क्रांति की लहर दौड़ा दी। वैसे तो इस आंदोलन की नींव 1931 में ही जयपुर और बूंदी जैसी कुछ रियासतों में रख दी गई थी, पर वो बस अकेली अकेली चिंगारियां थीं। असली आग तो भड़की 1938 में, जब कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन ने एक झटके में पूरे प्रदेश में क्रांति की लहर दौड़ा दी। हरिपुरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया कि वो रियासतों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों का पूरा समर्थन करती है। बस, ये राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए एक ग्रीन सिग्नल जैसा था। इस एक घोषणा ने क्रांतिकारियों में जैसे नई जान फूंक दी, और 1938 के बाद तो मेवाड़, मारवाड़, अलवर, बीकानेर जैसी कई रियासतों में प्रजामंडलों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन ये आंदोलन कागजों से निकलकर जमीन पर कैसा दिख रहा था? चलिए इस राष्ट्रीय लहर के असर को समझने के लिए राजधानी जयपुर की गलियों में चलते हैं और जयपुर प्रजामंडल की कहानी को देखते हैं। भारत के इतिहास के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर जयपुर प्रजामंडल के अंदर ही एक ऐसा संघर्ष पैदा हुआ जिसने इस आंदोलन को दो हिस्सों में बांटकर रख दिया। साल था 1942। पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंज रहा था। ठीक उसी वक्त जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री और रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक जयपुर प्रजामंडल ने इस देशव्यापी आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। अब ये समझौता प्रजामंडल के कई क्रांतिकारियों को बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनके लिए ये जयपुर के सम्मान के साथ एक धोखा था। तो बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में इस जोशीले गुट ने समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया और आज़ाद मोर्चा नाम से एक अलग संगठन बना लिया, और इसी मोर्चे ने जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन की मशाल को जलाए रखा। ये लड़ाई सिर्फ नारों और समझौतों तक ही सीमित नहीं थी, इसकी एक बहुत भारी, बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। अब हम उन लोगों की कहानियों की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने इस एक सपने के लिए अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ बलिदान कर दिया। मिलिए सागरमल गोपा से, एक ऐसे क्रांतिकारी जिनका हथियार कोई बंदूक या बम नहीं, बल्कि उनकी कलम थी, और उन्होंने अपनी उसी कलम की आग से जैसलमेर के अत्याचारी शासक की नींव हिला के रख दी थी। उन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज जैसी किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने महारावल के हर अत्याचार का पर्दाफाश किया। इससे बौखलाई सरकार ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया, और फिर जेल में शुरू हुआ अमानवीय यातनाओं का एक लंबा दौर। और आखिर में जब वो उस वीर की हिम्मत को तोड़ नहीं पाए, तो 3 अप्रैल 1946 को जेलर गुमान सिंह ने उन पर केरोसिन छिड़ककर उन्हें उनकी ही कोठरी में जिंदा जला दिया। उनकी शहादत की खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। अब एक और कहानी, एक 13 साल की बच्ची की, एक ऐसी लड़की जिसका साहस, प्रतिरोध और शिक्षा के अधिकार की लड़ाई का एक अमर प्रतीक बन गया।
तारीख थी 19 जून 1947। डूंगरपुर के रस्तापाल गांव में पुलिस एक स्कूल बंद करवाने पहुंची। उन्होंने पहले तो शिक्षक नानाभाई खांड को पीट कर मार डाला और फिर दूसरे शिक्षक सेंगा भाई को एक ट्रक के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। तभी खेतों से लौट रही एक 13 साल की भील छात्रा कालीबाई ने ये सब देखा। वो चीखती हुई ट्रक के पीछे भागी, अपने हाथ में रखी दराती से एक ही झटके में रस्सी काट दी और अपने गुरु को आजाद करा लिया। लेकिन अगले ही पल पुलिस ने उस मासूम बच्ची पर गोलियां चला दी। तो इन सब बलिदानों का, इन संघर्षों का आखिर नतीजा क्या निकला? इन आंदोलनों ने राजस्थान के भविष्य को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? आइए देखते हैं। इस आंदोलन का असर बहुत गहरा था। इससे पहले राजस्थान क्या था? निरंकुश शासकों और अलग-अलग बिखरी हुई रियासतों का एक समूह। लेकिन इस संघर्ष के बाद लोकतंत्र का रास्ता खुला, लोगों को नागरिक अधिकार मिले और एक संगठित, एकीकृत राजस्थान की नींव रखी गई। सीधी सी बात है, इन आंदोलनों ने राजाओं को जनता के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। असल में ये आंदोलन ही वो पुल थे जो इस पूरे क्षेत्र को सामंतवाद से निकालकर लोकतंत्र की ओर ले गए और आधुनिक भारत में इसके शामिल होने का रास्ता तैयार किया। उन सभी वीरों ने एक ऐसी सरकार के लिए लड़ाई लड़ी जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है, क्या वो लड़ाई किसी न किसी रूप में आज भी जारी नहीं है?